तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। R.A. शर्मा का, फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है सर? नमस्कार जी सर, मेरे जी। पास बजाज ऑटो के 100 शेयर हैं। 10 शेयर है 4000 के रेट से। 10 शेयर है 4000 के रेट पे। हाँ सर, काफी बार 4000 के लेवल के आसपास आया, फिर नीचे चला गया ये, तो मैं बेच ही नहीं पा रहा हूँ इनको। आपने लिया भी तो बहुत ऊपर था शर्मा जी। हाँ सर, लिया बहुत ऊपर था उस समय। 4400 था, तो 4000 पे आते के साथ ही मैंने ले लिया था इसको। तो अच्छा, लेते समय किसी से राय ली थी? नहीं सर, राय नहीं ली थी। अच्छा, ओके। बस ये था कि 4400 था, तो 4000 पे जैसे आया मैंने सोचा 10% डाउन ले लेते। और फिर क्या टारगेट क्या रखा था, कब बेचेंगे इसको? नहीं सर, मैं टारगेट नहीं रखा, पर मुझे लग रहा है कि टारगेट तो शॉर्ट टर्म का था, पर ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म हो गया, काफी टाइम से रखा हुआ है मेरे पास। और स्टॉप लॉस भी नहीं रहा होगा? नहीं सर, स्टॉप लॉस भी नहीं रहा। तो सेम क्या सर, बीपीसीएल में हो गया। मैंने 478 पे लिया था। 478 पे? 478 पे लिया था बीपीसीएल, जब उसका डिविडेंड आ रहा था 58 रुपीज वाला, उस समय लिया था मैंने, और उस समय फिर बाहर नहीं आ पाया, उस समय से बाहर में फिर। ओके, बताइए भाई सरवेन जी, बजाज ऑटो 4000 पे लिया है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, एकदम स्विंग टॉप ही उन्होंने बाय किया और खुद ही ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनको बाजार ने थोड़े बहुत, सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि बिल्कुल भाव आए ऐसा जरूरी नहीं है। बाजार ने आपको उसके आसपास आके 3-4 मौके दिए, खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर भी ये निकल नहीं रहे। इनको समझ नहीं आ रहा है कि लास्ट 3-4 महीने से स्टॉक चल नहीं पा रहा है और अब धीमे धीमे जो न्यूज फ्लो है वो इस सेक्टर के लिए थोड़ा थोड़ा बिगड़ा हुआ आने लगा है। और इसका जो दूसरा इसका कॉम्पिटिटर है हीरो मोटोकॉर्प, मैं इनको एक आगाह कर दूं एक बात को कि उसका टॉप 2017 में बना था। 2017 के बाद से हीरो मोटोकॉर्प नया टॉप नहीं बना पाया है। तो ऑटोज में डेफिनेटली कुछ लॉन्ग टर्म में हो रहा है जो बाद में लोगों को समझ में आने लगेगा, बट फिलहाल प्राइस स्ट्रक्चर ये बोलता है कि भाई इनके लिए थोड़ी तकलीफें हैं। तो मेरे हिसाब से इनको इनके स्टॉक में इनको एक स्ट्रेटेजी देता हूं, इनको बजाज ऑटो बेच के बीपीसीएल एवरेज कर लेना चाहिए। बीपीसीएल में वही सारा पैसा बीपीसीएल में डाल दें बजाज ऑटो बेच के, तो बीपीसीएल इनको यहाँ से चल के वो 10-12 टके इनको दे देगा। 330-340 पे तो निकल जाएंगे, तो हीरो मोटो का इनका पैसा निकल जाएगा। नहीं, लेकिन बीपीसीएल इन्होंने 478 पे लिया, हालांकि डिविडेंड वगैरह मिला होगा, तब भी 478 बहुत ऊपर प्राइस था भाई। नहीं, वो बहुत ऊपर का प्राइस है। फिलहाल बीपीसीएल में इनको यहाँ से होल्ड बोल रहा हूँ, बेचना नहीं है, एवरेज करना है। तो बजाज ऑटो बेच दें और बीपीसीएल ले लें उसी पैसे से। बिल्कुल सही। तो ये राय आपके लिए है भाई शर्मा जी। अभी इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, शर्मा जी आप सुनिए ध्यान से। जी जी। देखिए, बजाज ऑटो ने अभी अपने रिसेंटली जो मंथली सेल्स के नंबर दिए, उसके साथ साथ उनका आपने देखा होगा तो एक्सपोर्ट कमजोर था। क्यों? क्योंकि जो कमजोर था, हाँ, नाइजीरिया की जो मार्केट इनकी है वहाँ दिक्कतें चल रही हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ कम जा रही हैं एक्सपोर्ट, तो खुद कंपनी मान रही है। तो इस वजह से ये स्टॉक लगातार प्रेशर में रह रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट इनका बड़ा डोमिनेंस है, बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। आप देखिए आज मारुति के भी एक्सपोर्ट कमज़ोर रहा है। तो एक्सपोर्ट मार्केट अगर कमज़ोर है तो एक तो ये तुरंत तात्कालिक प्रॉब्लम जो महीने वाली है, लेकिन दूसरा जो टू व्हीलर के संदर्भ में मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बजाज ऑटो ये आपको बताना चाहता हूँ सर, कि जो टू व्हीलर सेगमेंट है ना, वो इलेक्ट्रिक की तरफ ट्रांजिशन में है। कोई कंपनी माने नहीं माने, बड़े बड़े ज्ञान दे, कुछ भी करें वो, लेकिन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का ट्रांजिशन चल रहा है। इसीलिए आप देखिए, जो लोग लेगार्ड हैं, जो देर से उसमें एंट्री ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम एकदम से काफ़ी बड़ा काम कर लेंगे, वो दिक्कतें आ रही हैं। इसीलिए उन्होंने कहा 17 से लेके आज तक हीरो मोटर टॉप नहीं बना पाया है। तो ये बात आप समझिए कि आप, हम हमेशा अपने ट्रेडर्स को, निवेशकों को ये बताते हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखा करिए कि इंडस्ट्री में क्या बदलाव हो रहा है। अगर पूरा बिजनेस ही आपका बदलने वाला है और आप अभी पुराने में डटे पड़े हो, पहले तो 3 साल हम मानेंगे नहीं कि चेंज हो रहा है, और फिर जब मानेंगे तो बहुत धीरे धीरे करेंगे। तो इस वजह से टू व्हीलर के सामने एक ऐसी समस्या, ऊपर से एक्सपोर्ट वाला और मतलब करेला और नीम चढ़ा हो गया। तो खैर ध्यान रखिएगा, आप इसमें से जब भी उछाल मारे तो एग्जिट लेके फिर आप उधर बीपीसीएल में जाइएगा। तो सर बीपीसीएल में क्या लेवल हम देख सकते हैं जिस पे आके मैं बेच सकता हूँ उसको? थोड़ा बीपीसीएल का और बता दीजिए। सरवन जी, बीपीसीएल कहाँ पे बेचना ये बताइए। अच्छा देखिए, बीपीसीएल एक मोटा मोटी 300 रुपए से लेके 360-365 की रेंज में फंसा हुआ है और आज एक 1.5 साल हो गया, 1-1.5 साल के करीब मुझे मोटा मोटी दिख रहा है। तो आई थिंक वही मैंने इनको बोला कि बीपीसीएल इनको शायद वो 15-20 टके कमा के जल्दी दे दे, और बजाज ऑटो में जिस तरह से प्रेशर डेवलप हुआ है, पॉसिबली ये स्टॉक गिरता है। और बीपीसीएल में ये है कि इनको एक डिसेंट डिविडेंड डील भी अच्छी छूटती रहेगी। खैर वो तो बजाज में भी छूट रही होगी, बट यहाँ पे थोड़ी बेटर एक डिविडेंड डील भी छूटेगी। स्टॉक ऑलरेडी काफी करेक्ट हो गया है, इनका ऊपर का 478 और अभी का मान लीजिए मोटा मोटी 300, तो इनका एवरेज आ जाएगा तकरीबन 380-90 का। तो एटलीस्ट 360 आएगा, 370 आएगा, तो एटलीस्ट थोड़ा मुनाफा बुक कर पाएंगे या कॉस्ट टू कॉस्ट भी बेच पाएंगे। जो इनका मंशा, जो मेरी इनको लगी कि भाई ये 4000 में बजाज ऑटो बेचना चाहते थे लेकिन बेच नहीं पाए, उस मंशा के हिसाब से मैंने इनको राय दी है।
तो जो नई क्वांटिटी लेंगे ना उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा, तो आप अपना इसकी कॉस्टिंग को और नीचे कर पाएंगे। चलिए फटाफट अगला सवाल लेते हैं। सुभाष सोनी जी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष जी बताइए। सर मैंने BHEL खरीद रखे हैं 3300 शेयर, करीब 83 रुपए के आसपास के भाव के, अब क्या करना चाहिए? सरवन जी BHEL इनका भी भाव 8 साढ़े 8 रुपये नहीं 8 रुपये करीब नीचे है, क्या करें BHEL? देखिए यहाँ पे तो ऐसा BHEL में अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी यहाँ पे अच्छे रिवर्सल्स हुए हैं ईयरली में भी, और जिस तरह का ओवरसोल्ड रीडिंग्स इसके लॉन्ग टर्म में आए, आई थिंक यहाँ पे तो इनको अभी बने रहना चाहिए। टाइम अगर दे सकते हैं तो बने रहें। मेरे हिसाब से अपना 200 एवरेज के आसपास से भी अभी करंट मूव में बहुत अच्छा सपोर्ट इसने लिया है। तो उसी एरियाज को 65 के एरियाज को अगर चाहे तो स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो 64 रुपए 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगा लें क्लोजिंग बेसिस पे। जब तक उसके नीचे नहीं जाता तब तक तो अभी जो जिस तरह का मोमेंटम इसने पकड़ा है मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो और काफी सालों के बाद पिटने पिटाने के बाद गए साल में इसका पॉजिटिव क्लोज आया है, तो शायद 2-3 साल तो एटलीस्ट आउट परफॉर्म कर ले बाजार को, ऐसा मेरा मानना है। तो बने रहे ट्रेड में और पैसे बनने की डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। सरवन जी आपके उसमें 20 साल का चार्ट दिखता है BHEL का क्या? सर बिल्कुल पूरा दिखता है सर, जितना जहां से डेटा है वहां से हमको सारे चार्ट दिखते हैं। मतलब बताइए इसका हाई क्या था? 15-20 साल का इसका हाई था, जो मेरे पास एडजस्टेड चार्ट दिख रहे हैं उसमें 390 रुपए 80 पैसे का इसका हाई आ रहा है, और वो हाई बना था इसका 2007 के बुल मार्केट के टॉप में। 8 में भी नहीं बना था, 7 में ही बन गया था दिसंबर के महीने। और ये एडजस्टेड प्राइस है? ये मतलब चार्ट एडजस्ट हो गए होंगे अभी तक, मतलब हमारे वेंडर्स जो है वो चार्ट को ईयर ऑन ईयर एडजस्ट करते हैं, स्प्लिट बोनस जो आता रहता है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी 98-99 में, तब BHEL वगैरह सुपरस्टार हुआ करते थे, क्या जबरदस्त रैली परफॉर्मेंस होते थे। जी ये कहानी में दोबारा इसलिए कर रहा हूँ, जो लोग इस शो को लगातार देख रहे हैं कि बदलते समय के साथ अगर कंपनी नहीं बदल रही है और ऊपर से सरकारी भी है तो उसका हाल BHEL जैसा होता है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक और ऐसा ही उदाहरण है कि अपने हाइस्ट को नहीं तोड़ पा रहे हैं, लगातार उसमें फंस जा रहे हैं। तो ये अब खैर चूंकि आपने तो अभी हाल फिलहाल ही लिया होगा, तो ट्रेडिंग के लिहाज से जो राय दी गई है आपको सरवेन जी की तरफ से उसको ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सब चीज़ें कहानियाँ इसलिए सुनाई जाती हैं कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, जागरूक निवेशक बनिए। आप सोने वाले दिन चले गए, बिल्कुल। अब BHEL में मान लीजिए किसी ने 20 साल पहले पैसा लगाया होता तो अभी इसको क्या बन रहा होगा। तो इसलिए जागरूक रहिए थोड़ा सर इसमें मैं बोलूंगा जो हमेशा मैं बोलता हूँ, लोग इस चीज को जाके देख लें, मेरा डेटा नहीं है। सेंसेक्स अमूमन 3-4 साल में एक बार 30-40% का इंडेक्स करेक्शन कर लेता है, तो लोग खाली बाय एंड होल्ड करके बैठे रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, अगर 30% इंडेक्स करेक्ट कर रहा है ऑन एवरेज हर 4 साल में, तो पोर्टफोलियो तो आपका हर साल में झूला झूल रहा है, हर 4 साल में 100 का 70 हो रहा है या 60 हो रहा है। तो कोशिश ये भी करनी चाहिए कि 3-4 साल में एक बार पूरी सफाई करें, जैसे घर की करते हैं दिवाली में सफाई करें, कचरा साफ करें और नए अच्छे फ्लेवर अच्छी चीजें ऐड करें। तो क्या होगा, एक ब्लेंडेड रिटर्न बहुत बढ़िया बनेगा। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर ट्रेडिंग करनी पड़ती है हर 4 साल में। जो नहीं करता आई डोंट नो कि वो उनका फिर वो एकदम म्यूटेड रिटर्न्स आएंगे और वो कभी बाजार को बीट नहीं कर पाएंगे। ओके फटाफट चलते हैं गोपाल जी के पास। गोपाल पांचाल भरूच से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार वाजपेयी जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। धन्यवाद सर। जस्ट अभी मेरे पास पैरादीप फॉस्फेट के 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 63। तो अभी क्या करूँ साहब, बहुत कम आ गया है, हो गया। हाँ 55 रुपये पे आ गया। सरवेंद्र ये बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, रिसेंट में हुई थी, हमारे ख्याल में 6-8 महीने तो हो ही गए होंगे कम से कम। पारादीप फॉस्फेट क्या करना चाहिए इसमें? देखिए रिसेंट लिस्टिंग है, डेटा कम है, तो इसको एकदम शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखेंगे। मेरा थॉट यही है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म में मैं इसको देखूं तो इसको एक अच्छे सपोर्ट्स रहे हैं, यही राउंड फिगर 52-50 का रेंज देखें तो आई थिंक 50 के आसपास, 50-52 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स रहे हैं लास्ट 4-5 महीनों में। तो जब तक अपने साइकोलॉजिकल राउंड नंबर 50 के ऊपर टिका हुआ है तब तक आई थिंक ओवरऑल सेटअप शॉर्ट टर्म यहाँ पे सही है। ऊपर में जो बेस्ट केस मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 1 से 2 महीने में, वो दिख रहा है कि भाई ऊपर में 65 से लेके 70 तक की जगह बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से 49-40 का एक स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पे, और अगर बने रहना है तो 65 से 70 के टारगेट्स यहाँ पे आने चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।